नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकती क्योंकि इस समय जो हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम ख़त्म हो गया है। अब मैं अपने सारे काम ख़त्म करके एक बार पढ़ने के लिए फिर से बैठ गई हूँ। तो इस समय मैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का अध्ययन कर रही हूँ, तो मैं कम से कम 2 घंटे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ूँगी और उनसे नोट्स भी बनाऊँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अभी बहुत थोड़ा सा नोट्स बनाया है क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करने में और ऑनलाइन जहाँ से मैं पढ़ती हूँ उसके नोट्स बनाने में लगी हुई थी। बहुत सारे नोट्स अभी मेरे बाकी हैं वो ऑनलाइन नोट्स बनने में। अभी मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स बना लिया है और जो साहित्यिक विधाएं हैं उसका नोट्स जो है मैं बना रही हूँ और उसके साथ साथ मैं व्याकरण का भी नोट्स बना रही हूँ। और ऑनलाइन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं अशोक सर से ऑनलाइन हिंदी की कोचिंग करती हूँ और वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं खुद भी हिंदी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है मेरा। 1-2 साल मैंने टीचिंग भी की है 6 to 10 बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम थी, सो मैंने छोड़ दी टीचिंग। लेकिन फिर भी जो जब हम खुद तैयारी कर रहे होते हैं तो कोई टीचर हमको पढ़ाते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सहायक होता है हमारे पढ़ने में। तो हमारे पास समय कम रहता है इसलिए हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे और खुद को जो है बिल्कुल तैयार कर लेंगे कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस बार हमको नहीं हटना है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शुक्ल जी की पुस्तक के कौन कौन से पार्ट में पढ़ चुकी हूँ। तो देखिए मैं शुरू से शुरू करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इनकी पुस्तक की भूमिका पढ़ना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने भूमिका जो है इनकी 2-3 पेज में है और मैंने पूरी भूमिका इनकी पढ़ ली है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है इनकी भूमिका में दी गई है। और इसके अलावा ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और इसके अलावा जो प्रथम संस्करण के बारे में इन्होंने खुद लिखा है, शुक्ल जी ने लिखा है, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा जब पेज खोलिएगा। तो देखिए प्रकरण 1 मैंने शुरू किया है। प्रकरण 1 का आदिकाल में पढ़ रही हूँ। आदिकाल में मैंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृताभास, हिंदी के सबसे पुराने पद्य और आदिकाल की अवधि, इतना मैं पढ़ चुकी हूँ और इतने का मैं नोट्स भी बना चुकी हूँ। अभी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है इस बुक को, तो अब मैं इसके आगे पढ़ूंगी तो कम से कम मैं 1-1.5 घंटे शुक्ल जी को पढ़ूंगी। तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैंने जितनी पढ़ाई की है पहले मैं एक बार पूरा दोहराऊंगी क्योंकि मुझे भूलता बहुत जल्दी है, तो मैं एक बार सब पहले रिवीजन कर लेती हूँ। रिवीजन करने के बाद अपना नोट्स देख लेती हूँ, फिर से मैं नया शुरू करती हूँ। 2-3 दिन तक ऐसा करने के बाद फिर भूलने के चांस कम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले रिवीजन ही करूँगी। तो रिवीजन मैं काल विभाग से ही स्टार्ट करूँगी। अब जितना मैं पहले पढ़ चुकी थी उसका मैंने रिवीजन कर लिया है। अब मैं नया यहाँ से शुरू करती हूँ। वीरगाथा काल, जिसका समय 1050 से लेकर 1375 तक है और ये प्रकरण 3 है। देश भाषा काव्य के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो अब हम आगे यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने प्रकरण 3 पूरा कर लिया और मुझे इतना पूरा करने में 45 मिनट का समय लग गया। 45 मिनट में मैंने
प्रकरण 3 पूरा कर लिया और इसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अपने नोट्स के बारे में, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है। ये मैंने प्रकरण 3 अच्छे से पढ़ के अब मैं ये नोट्स आपको दिखाती हूँ अपना, जो मैंने बनाया है। इसके बाद मैं इसके आगे भी अपना नोट्स और बनाऊंगी प्रकरण 3 से। यदि प्रकरण 3 बड़ा है तो इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे निकल के। मैं ज़्यादातर जो नोट्स बनाती हूँ उसको प्रश्न उत्तर के उसमें प्रारूप में बनाती हूँ। मैं प्रश्नों को बनाती हूँ, फिर उसका उत्तर लिखती हूँ। तो शुरू में तो मैंने ये बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है साहित्य के वर्षों को कैसे, इतिहास के वर्षों को कितने कालों में विभाजित किया है, उसका समय क्या है। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने सभी कालों के बारे में क्या क्या कहा है और वीरगाथा काल क्यों कहा गया, इसके बारे में बताया है। अपभ्रंश के बारे में बताया है। फिर शुक्ल जी ने किस राजा के समय से वीरगाथा काल का समय निर्धारित किया है। और इसके अलावा मैंने अपने नोट्स में जो प्रश्न डाले हैं वो ये कि हिंदी मतलब कब से ये प्रवृत्ति विशेष हिंदी साहित्य के इतिहास में मानी जाने लगी। और इसके अलावा अपभ्रंश की परंपरा कब तक चलती रही। विद्यापति ने देसी भाषा किसे कहा। और जो विद्यापति की लाइनें हैं बहुत फेमस हैं, आप सब लोग जानते होंगे, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। तो इन सारे अपभ्रंश से संबंधित और उस समय के जो कवि हुए, जो भी बौद्ध कवि हुए, इन सब लोगों के बारे में, और कौन कौन से सिद्ध हुए, उनका उस समय के समाज पर क्या प्रभाव था, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। ज़्यादा बड़ा अभी ये नोट्स मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन प्रकरण 3 से मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम 25 क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगी ही। तो प्रकरण 3 से भी मैं नोट्स बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं जो प्रकरण पढ़ के समाप्त करती हूँ उसके नोट्स ही मैं बना करके रखती हूँ, जिससे मुझे प्रश्न उसी समय याद होते जाते हैं। तो और रिवीजन करने के बाद ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। यद्यप मैंने आप लोगों को अपनी कमजोरी पहले ही बताई कि मुझे भूल बहुत जल्दी जाता है, इसलिए मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो ये था इतना सब कुछ आप लोगों को बताने और वो करने में मेरा लगभग 1 घंटे का समय पूरा हो गया है। अभी थोड़े से कुछ काम है जिन्हें मैं ख़त्म करूँगी। ख़त्म करने के बाद फिर से मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ 1 घंटे की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर ली है और खूब मन से मैंने अपनी ये पढ़ाई की है। इसके बाद भी जो है मैं अभी फिर से कुछ काम ख़त्म करके लगभग 1:30-2 बजे के लगभग से फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। वैसे मेरी पढ़ाई ज़्यादातर रात में ही हो पाती है, दिन में मैं कम पढ़ पाती हूँ, दिन में मुझे समय कम मिलता है। रात में मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं अभी 5-6 घंटे का शेड्यूल अपना पूरा कर लेती हूँ पढ़ाई का। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे होंगे। मुझसे किसी भी तरीके की अगर आप लोगों को सहायता चाहिए या कुछ भी आपको लगता है कि मैं आप लोगों की कोई सहायता कर सकती हूँ, चाहे वो किताबों से संबंधित हो या नोट्स से संबंधित हो या फिर कुछ समझना हो, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। एक चीज़ मैं और भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि KBS के भी फॉर्म आए हुए हैं। आप लोगों के अंदर अगर इतनी हिम्मत है कि आप TGT PGT की तैयारी के साथ साथ KBS की भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके फॉर्म ज़रूर भरिएगा। वैसे KBS का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें हमको फर्स्ट पेपर में सारे मनोविज्ञान, कंप्यूटर, GK सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं और फिर सेकंड पेपर हमारे सब्जेक्ट का पेपर होता है। जबकि TGT PGT में ऐसा नहीं है, उसमें हमको सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। और अगर ये देखा जाए कि हम TGT PGT की तैयारी और KBS की तैयारी अगर हिंदी विषय से कर रहे हैं तो दोनों विषय मिलते जुलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। KBS में जो है वो सारा सिलेबस जो है वो CBSE के पैटर्न पे है, उसकी बुक्स दूसरी है। हाँ, व्याकरण के कुछ पार्ट मिलते जुलते होंगे आपके, बाकी जो है साहित्य का पार्ट बहुत अलग होगा। साहित्य का पार्ट ज़्यादा मैच नहीं करेगा। हाँ, हिंदी तो है ही, थोड़ा बहुत मैच तो ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न बिल्कुल अलग है, दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। तो हमको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी तैयारी को, अगर हम दोनों की तैयारी करते हैं तो। दोनों की तैयारी अगर हम करते हैं तो हमारे लिए ये UPSC की तैयारी से कम नहीं होगा। हमको जहाँ तक लगता है हम सारी गृहिणियों के लिए ये UPSC की ही तैयारी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है,
फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग पढ़ते ज़रूर रहिएगा, अपना समय बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अभी मैंने शुरू किया है बनाना, तो बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी। आप लोग मेरी गलतियाँ मुझे बताइएगा, जिससे मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। बाय।